आपकी ये मांग प्राकृतिक है। सरकार को तमाम न्यायालयों की बातों को मानते हुए और प्राकृतिक न्याय के उस सिद्धांत को, मानवता के उस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आज के आज इस मांग को मानकर तत्काल प्रभाव से आपके धरने को समाप्त करने की बात करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने आपकी सब बातें मान ली है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरे आने के बाद आपकी मांग मानी जाए, ये आप भी जानते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है और मैं भी जानता हूं सच्चाई क्या है। मेरे बहुत से साथी इस बात को मुझसे पहले से कहते आ रहे थे कि गोदियाल जी आप धरने में आइए, लेकिन मैंने अपने इन साथियों से कहा कि भाई मैं पहले ही अगर तुम्हारे धरने में आ जाऊंगा तो तुम्हारे काम में अगर होना भी होगा तो सरकार को बहाना मिलेगा कि तुमने गणेश गोदियाल को बुलाया, अब थोड़ा हम और लेट करेंगे। तो मैंने सोचा कि हमारा राजनीतिक हित पार्श्व में रहे और फ्रंट में ये बात रहे कि सरकार हमारे आने से पहले इस काम को कर दे और उसका श्रेय लेना चाहे तो ले ले कि हमने भाई इस काम को कर दिया। और मैं आज भी धामी जी को कहना चाहता हूँ, धामी जी ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। धामी जी, गणेश गोदियाल अगर उपनल कर्मचारियों के धरने में आ रखा है तो इसलिए नहीं आ रखा है कि आप इस मांग को कर देंगे तो गणेश गोदियाल उसकी वाहवाही लूटेगा कि हमारे आने के बाद हुआ। गणेश गोदियाल, धामी जी वो व्यक्ति है कि आप आज ऐलान करिए कि हम उपनल के कर्मचारियों का इनकी मांगों को पूरी कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के आदेशों को मान्य कर रहे हैं। गणेश गोदियाल शाम को गुलदस्ता लेकर आपके पास इन भाइयों के साथ पहुंचे जा रहे हैं। हम इसका श्रेय आपको देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे धामी जी, आप इस बात का इंतजार मत करिए कि हमारे रगों में बहने वाला खून खौलने की हदें पार कर जाए। इस बात का इंतजार मत करिए। मैं आपको विनम्रता के भाव से ये निवेदन यहाँ से उपनल कर्मचारी धर्मस्थल से भेज रहा हूँ। ये निवेदन का भाव है कि आपके पास ये समय है कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार जो आपने कमेटी बनाई है, तथाकथित रूप से कमेटी मैंने सुना कि बनाई है, उस कमेटी से संस्तुति कराकर जिस प्रकार से भी आप इसके यश को लूटना चाहते हैं, इसके यश को आप समेटना चाहते हैं समेटिए, लेकिन हमारे खून के उबाल होने का इंतजार कृपया मत करिए। आपको याद होगा धामी जी, एक परिवार के एक सदस्य के जाने का दुख और दर्द क्या होता है। आप इन उपनल कर्मचारी भाइयों के धरने के बाद हमारी ये जो बहन नीलम, जिसने अपने प्राणों को उत्सर्जन कर दिया इस स्ट्रेस में, इस दबाव में, इस तनाव में, क्या आप उनके परिवार के दुख को साझा कर सकते हैं? क्या हम उसके परिवार के दुख को आधा अपने ऊपर ले सकते हैं? जो व्यक्ति चला गया, हम क्या उसकी यादों को पुण्य नमन करने के अलावा कुछ कह सकते हैं? हम सब कुछ नहीं कह सकते। इसलिए धामी जी, चूंकि आप जीवित व्यक्ति हैं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अतीत से जब से आपकी सरकार बनी तब से आपके कई बार के आश्वासनों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। धामी जी, जब आप विपक्ष के विधायक हुआ करते थे और हरीश रावत जी की सरकार थी, आपने एक बार, मेरे पास वो पेपर कटिंग रखी हुई थी, मैं आज लाया नहीं, मैं भूल गया। सुबह मुझे याद आया था कि वो कटिंग लेके चलूं, लेकिन मैं उसको भूल गया। तब आपने जो फिजिकल टीचर लगते हैं और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में वो फिजिकल टीचर लगे हुए हैं, परमानेंट नहीं हुए, आपने कहा था कि हरीश रावत जी की सरकार ये काम नहीं कर रही है। आज धामी जी, आप पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हो, 5 साढ़े 5 साल आपको मुख्यमंत्री होते हुए हो गया, लेकिन आपको न उन टीचरों की याद आई और न आपको कई बार के आश्वासन के बाद आज तक हमारे उपनल के कर्मचारियों की याद आई। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपके माध्यम से, तमाम मीडिया के साथियों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को फिर एक बार इस बात को कहना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 15 दिन पहले देहरादून आए थे। बतेरे लोग मुझे कहते हैं कि गोदियाल जी, आप प्रधानमंत्री जी को मत कहिए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश के हमारे संरक्षक हैं। हम अपनी पीड़ा अगर उनसे न कहें, और वो भी ऐसे मौके पर जब वो उत्तराखंड आ रहे हों, अगर उस मौके पर हम अपनी पीड़ा न कहें तो किससे कहें? और हमने कहा था उस दिन कि हमारे करीब 25,000 उपनल के भाई, जिस दिन प्रधानमंत्री जी यहाँ देहरादून आए थे,
उस दिन हमने कहा कि विभिन्न विभागों के सचिव, श्रम विभाग के सचिव आदेश कर रहे हैं कि कारखानों से मजदूरों की ड्यूटी लगाई जाए, भीड़ जमा करने के लिए वहां मतलब उनको ले जाया जाए। शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक आदेश कर रहे हैं कि देहरादून के उच्च शिक्षण संस्थानों के जितने छात्र हैं उनको वहां ले जाया जाए। और एक शिक्षण संस्थान ने तो यहां तक आदेश कर दिया कि हमने प्रधानमंत्री जी की रैली में शामिल होने वाले छात्रों के लिए 50 अंकों का प्रावधान कर रखा है कि जो छात्र वहां शामिल होगा उसको 50 अंक दिए जाएंगे। क्या जमाना आ गया। मैंने कहा उससे अच्छा प्रधानमंत्री जी आप ऐलान करिए कि ये उपनल के कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे और 25,000 तो यही जमा हो जाएंगे वहां, अगर आपको संख्या दिखानी है। और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हम चाहते हैं कि आप ये ऐलान करें कि उपनल के 25,000 कर्मचारी और तमाम उन सरकारी विभागों में जो किसी भी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्योजित किए गए हैं, ऐसे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जी आप ये ऐलान करिए कि हम अगले 20 साल तक राज्य पर पड़ने वाले भार को केंद्र वहन करेगा और इनको हम परमानेंट कर रहे हैं। भाई काम तो आप कर ही रहे हो ना, और उन्हीं जगहों पर लगे हुए हो जहां पर काम की आवश्यकता है। अगर आप हट रहे हो तो उस काम को कोई ना कोई करेगा ना, तो क्यों ना आप लोग करें, क्यों ना सरकार आपको इस बात का फायदा दे कि इतने सालों से आपने जो अनुभव अर्जित किया उस अनुभव को देखते हुए आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट देकर और उन जगहों पर आपको परमानेंट कर दिया जाए। धामी जी ये गणेश गोदियाल फजूल की बात नहीं करता है, और मैं धामी जी आपको रास्ता भी दिखाना चाहता हूँ। ये गणेश गोदियाल कुछ सालों के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रहा, और मैं धामी जी को रास्ता बताने के लिए उस उदाहरण को कह रहा हूँ। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जो समस्या यहाँ उपनल की आपके सामने है वही समस्या बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में अध्यक्ष के रूप में मेरे सामने थी, और मैंने उसका निराकरण कैसे किया वो बता रहा हूं आपको। मैं जब वहां अध्यक्ष के रूप में आया तो मुझे ये पता चला कि वहां अध्यक्ष को उतनी ही पावर है जितनी पावर राज्य में मुख्यमंत्री को है। मतलब बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष उस कमेटी का मुख्यमंत्री समझ लो। वो स्वायत्त संस्था है, वो संस्था जो फैसला करे, अध्यक्ष जो फैसला करे, अध्यक्ष के पास सब ताकतें, सब सामर्थ्य निहित हैं। तो मेरे पास बतेरे लोग आते थे, दिन में 4 बार नमस्कार करते थे। मैंने एक दिन अपने स्टाफ से पूछा कि भाई लोग ये 4-4 बार क्यों नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब किसी के ट्रांसफर है, किसी के परमानेंट होने का मामला है, किसी की तनख्वाह बढ़ाने का मामला है। तो मैंने कहा कि तनख्वाह ये अध्यक्ष ऐसे ही बढ़ा देते हैं। बोले हाँ, अध्यक्ष को पावर है, यहाँ अध्यक्ष जिसकी तनख्वाह चाहे बढ़ा सकता है, जिसकी तनख्वाह चाहे कम कर सकता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने एक्ट मंगाया। तो ये एक्ट जो बीकेटीसी का एक्ट है ये 1939 का एक्ट है, अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है। तो उस समय की व्यवस्था के अनुसार उस समय के शासन ने अध्यक्ष को इतने अधिकार दिए थे कि वो किसी को दंडित कर सकता है, वो किसी को पुरस्कृत कर सकता है, वो किसी को सेवायोजित कर सकता है, वो किसी को सेवाच्युत कर सकता है, और वो किसी को प्रोत्साहित कर सकता है। ये अधिकार अध्यक्ष के थे। मैंने कहा ये 1939 की बात थी, लेकिन आज अध्यक्ष के भले ये अधिकार हो, लेकिन अध्यक्ष को इस तरह के काम करने चाहिए कि वो आज के लोकतांत्रिक हिसाब से लोगों को जायज लगे। और मैंने कहा जो लोग इस बात से यहाँ 4 बार नमस्कार करने आ रहे हैं कि गणेश गोदियाल जी से हम तनख्वाह बढ़ा लेंगे, आप एक नियम बनाइए। और मैंने वहाँ नियम बनाया। वहाँ 20-20, 25-25 सालों से टेम्पररी लोग थे, पर मैंने वहाँ नियम बनाया। मैं ये बात मुख्यमंत्री जी को जाए वहां तक पहुंचे इसलिए कह रहा हूं। मैंने वहां नियम बनाया कि भाई शासन से जो पद स्वीकृत हैं वो पद पूरे हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी को रखा जाए। हम शासन से नए पदों के सृजन की मांग भेजते हैं, ये शासन के हाथ में है कि वो इसको स्वीकृत करें कि न करें, लेकिन तनख्वाह देने का जो काम है वो हमारे हाथ में है, और शासन इससे नहीं रोक सकता हमें कि तुम तनख्वाह कितनी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। इसलिए मैंने ये कहा कि अब से जो खाली होने वाले पद हैं उनमें सीनियरिटी के हिसाब से समायोजन कर दिया जाए। एक तो ये आदेश निकाला कि जो पद खाली हो उसमें सीनियरिटी के हिसाब से समायोजन कर दिया जाए। दूसरा मैंने ये आदेश निकाला
कि जिसको 5 साल पूरे हो गए उसको न्यूनतम इतना वेतन मिलना चाहिए, जिसको 10 साल हो गए उसको न्यूनतम इतना मिलना चाहिए, और जिसको 15 साल पूरे हो गए उसको एक परमानेंट कर्मचारी के बराबर वेतन मिलना चाहिए। और ये वेतन मिलने में सरकार कोई हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हम अपने संसाधनों से वहाँ तनख्वाह देते हैं। तो हमने ये रास्ता निकाला। जब तक मैं वहाँ अध्यक्ष रहा तब तक की व्यवस्था चली, और जैसे ही मैं अध्यक्ष से हटा वो व्यवस्था खत्म और पहले वाली व्यवस्था लागू कि जो अध्यक्ष जी को नमस्कार करे उसकी तनख्वाह आगे। और अभी मैंने एक अध्यक्ष जी को बीच में रास्ता भी दिखाया, आपने सुना होगा, जब वो बहुत टी करने लगे कि सोना गायब होने में मेरी कोई भूमिका नहीं, मैं गणेश गोदियार को नोटिस देने वाला हूँ। मैंने कहा मैं उनके नोटिस का स्वागत करता हूँ, आज 45 दिन हो गए, अब तो मैं ही जी उनको नोटिस देने वाला हूँ कि कहाँ है तुम्हारा नोटिस। मैंने ये कहा कि यही व्यवस्था खराब हुई कि उन्होंने भी किसी की तनख्वाह बढ़ा दी ऐसे ही बिना नियम के। तो ये सरकार इस तरह के कामों में लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं इस मौके पर, अगर आपके पास ऐसी टीम नहीं है कि जो कि इस प्रॉब्लम का रास्ता आपको सुझा सके, और आप अगर मुझे अलग से बोलते तो मैं अलग से भी मिलकर ये रास्ता आपको सुझा देता, लेकिन ऐसी कोई मेरी और आपके बीच वार्ता होती नहीं है। लेकिन मैं उपनल के मंच से निवेदन पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि आप अगर कोई अड़चन आपको लगे तो तनख्वाह देने की अड़चन आपको नहीं होनी चाहिए। आप ऐलान करिए कि जब तक प्रत्येक कर्मचारी उपनल का परमानेंट नहीं हो जाता तब तक परमानेंट कर्मचारी के समान उनको तनख्वाह दी जाएगी। ये आदेश आप कर दें। और हमारे उपनल के साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अगर ये आदेश करे तो आप भी उनका सहयोग करिए, आपको उनका सहयोग करना चाहिए। इस शर्त के साथ आपको उनका सहयोग करना चाहिए। क्यों कि जो जमी हुई बर्फ है वो कहीं से तो पिघलनी चाहिए। वो अपनी जगह अड़े हैं, हम अपनी जगह अड़े हैं, तो ये रास्ता कहीं से तो निकलना चाहिए। और ये रास्ता इसी रूप में, एक सुझाव के रूप में और एक इसका हल कैसे निकले इस रूप में मैं कहना चाहता हूं कि आज के जमाने में हमारे बतेरे लोग 15,000 में नौकरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े लोग जब किसी होटल में चाय पीने जाते हैं तो चाय का ही बिल जो है 15-20 हजार हो जाता है। तो कृपया इस बात की समझ, आप जानते होंगे, आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मतलब आप मुख्यमंत्री आप बने हैं, लेकिन आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। और एक मध्यम वर्गीय, और ये जो भाई यहाँ पर बैठे हैं तो मध्यम वर्गीय भी नहीं है, ये तो निम्न आय वर्ग के परिवार के हैं जो 15,000 में नौकरी कर रहे हैं। तो ये निम्न आय वर्ग के हमारे परिवार, ये हमारे भाई कैसे अपने जीवन का यापन कर रहे होंगे, ये बहुत ही महसूस की जाने वाली बात है। और अगर आपको जरा भी दिल की सहृदयता आपके अंदर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक, आज की रात की ठंड इन भाइयों को, इन बेटियों को, इन बहनों को न झेलनी पड़े, इससे पहले आप कोई न कोई हल निकालेंगे। और मैंने कहा है कि इसका राजनीतिक श्रेय ये गणेश गोदियाल आपको देगा, खुलेआम देगा, खुलेआम मुख्यमंत्री को राजनीतिक श्रेय दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने हमारे इतने भाइयों का भला किया। और मैं पुष्प लेकर हमारे साथी चाहेंगे तो इनके साथ, और अगर ये साथी न भी चाहें तो अकेले गणेश गोदियाल अपने कांग्रेस के साथियों के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने जाएगा। लेकिन करें तो सही, हम राजनीतिक यश, राजनीतिक वो नहीं लूटना चाहते, हम चाहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इसका कुछ हल निकलना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि पहले तो मुख्यमंत्री करेंगे, नहीं तो इस आपके पूरे संघर्ष के साथी बनकर इस सरकार को मजबूर करेंगे कि ये सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। और उसके बावजूद अगर ये नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में 5 साल में एक बार फिर ताकत जनता के हाथ में आती है। सब लोग जनता के बीच जाएंगे और इस सरकार को झुकाएंगे, खदेड़ेंगे, भगाएंगे। उसके बाद जब इस प्रदेश में सत्ता स्थापित होगी तो गणेश गोदियाल आपको आश्वासन देता है कि गैरसैंण से पहला जो आदेश होगा वो आदेश उपनल और तमाम हमारे ऐसे कर्मचारी जो सरकारी सेवाओं में लगे हैं उनको परमानेंट करने का आदेश होगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपको भरोसा देना चाहता हूँ। अब बतेरे लोग मुझे ये कहते हैं कि साहब इसकी गारंटी क्या है? गारंटी गणेश गोदियाल है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है गारंटी उस बात की। हम सार्वजनिक जीवन में मुंह नहीं दिखाएंगे। मैंने एक दिन अपने सोशल मीडिया में कहा और एक पत्रकार साथी के इंटरव्यू में कहा कि जो जो गणेश गोदियाल कहता है आप उसकी फुटेज को संभाल के रखिए और आपके आशीर्वाद से जिस दिन सत्ता मिलेगी उन फुटेज को मुझे भेजिए। किसी ने मुझे कहा
कि गैरसैंण की बात करते हो। मैंने कहा इतने दिनों का सत्र आयोजित करेंगे कि ये पता चल जाएगा कि कौन गैरसैंण रह सकता है और कौन गैरसैंण नहीं रह सकता। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, तैयार रहिए, अपनी मांगों के लिए अड़िए, लेकिन भगवान करे आपकी मनोकामना पूरी हो तो उसके बाद इस उत्तराखंड की सेवा करने का जहां मौका मिले, उत्तराखंड के जिस जिले में सेवा करने का मौका मिले, ये हिम्मत रखिए कि हम वहां जाकर इस प्रदेश की सेवा करेंगे। ये हिम्मत रखिए। इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि संविधान डेढ़ दो नहीं। अपनी मांग पर अड़े रहिए, अपनी मांग को मनवाइए, ये आपका हक है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से हमारे फौजी भाई देश की सरहदों पर बर्फ में, अभिलाषों में, हिमस्खलन के खतरों के बीच खड़े होकर इस देश की रक्षा करते हैं, तो हमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी सेवा करने में क्या दिक्कत है। एक हमारे माननीय विधायक जी ने परसों बीच में कहा कि भाई सब विधायकों ने यहाँ मकान बना दिए। भाई राजधानी यहाँ होगी तो यहाँ मकान बनाएगा ही फिर कोई। अगर राजधानी होगी तो ये सबकी आवश्यकता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं उन माननीय विधायक जी का मकान गैरसैंण बनवाऊं, मैं ये चाहता हूँ। और मैं ऐलान भी करता हूँ कि माननीय विधायक जी, ये मेरी तरफ से होगा कि गणेश गोदियाल राज्य सत्ता की ओर से, आप उस समय भी विधायक रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं, और गणेश गोदियाल आपके लिए गैरसैंण में मकान की व्यवस्था करेगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। गणेश गोदियाल भी जैसे आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मैं थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार का हो सकता हूँ, पर मैं मध्यम वर्गीय परिवार का भी अपने भरोसे हूँ, बाप के भरोसे नहीं। जो कुछ किया मैंने किया भाई, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन अपने भाइयों के लिए 1-2 दिन के भोजन की व्यवस्था हेतु मैं मेरी ओर से 50,000 रुपए आप लोगों को दे रहा हूँ। और इसको पत्रम पुष्पम थोड़ी सहयोग राशि समझना। अब होते हम भी छोंद हो दो तो छोंदा वन सब लाटे, और हम नहीं छोंदो तो नहीं छोंदा वन कब लाटे। तो अब 50,000 जोड़ने पड़ेंगे, कुछ कर पड़ो, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोले ले वो आज 2 घंटे में पूर्ण कर लो, 2 घंटे में आप तक पहुंच जाना, 1 घंटे में पहुंच जाना, ये मैं आपसे पहुंचाना चाहूँ। और इस उत्तराखंड को संवारने के लिए आपकी जो भूमिकाएं रही, जो आप लोगों का सहयोग रहा, वो हमेशा याद किया जाएगा। और मैंने बोल दिया 1 साल का समय बचा है। पहले तो मैंने बोल दिया धामी जी, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, और खुले मन से बोला कि हम आएंगे आपका स्वागत करने के लिए। आपने बड़ा काम कर दिया, कर दीजिए, कोई राजनीति नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कर दीजिए इन भाइयों का काम। और नहीं करेंगे तो तब हमने बोल दिया कि हमारे खून को खोलने की प्रतीक्षा न करें। और उसके बाद हम सब ये भी निवेदन करते हैं आपसे, देखो आप लोगों ने भी कुछ गलतियां की हैं। एक गढ़वाली में कहावत है, कितने लोग गढ़वाली कुमाऊनी जानते हैं? जो कुमाऊनी भी जानते होंगे वो भी मेरी भाषा समझ जाएंगे। हम दूसान के लोग हैं, दांतों से छोड़े हो, वो ढूंढने पकड़े हो। 2022 में तुम दांतों छोड़ देंगे और आप वो ढूंढ पकड़ने की कोशिश करना चाहते। अब यूं और मगर ये जो अजगर होना, अजगर और अपन जो टाइट करे, जो पकड़ जाओ और टाइट करे, यूं तक चिंता के लिए नहीं जाए। इनको चिंता इसलिए नहीं है कि ये चुनाव में चोरी करना सीख गए हैं। इनको ये पता चल गया है कि चुनाव चोरी कैसे करना है। इनको आपके मतों पर विश्वास थोड़ी है। ये जानते हैं कि ये लोग तमाम कोशिशें करेंगे कि भाई बीजेपी सत्ता में ना आए, पर इनको अपनी चोरी पे भरोसा है। लेकिन हम लोग हम भी सजग हो गए हैं, और हम भी इनकी प्रत्येक चोरी को जो आज तक इन्होंने की, और प्रत्येक ऐसी चोरी को जो करने वाले हैं, हमारी भी उन पर नजर है। तो इसलिए ये चोरी करने वालों को एक बार सत्ता से नीचे उतारना आवश्यक है। वैसे भी मैं अगर राजनीति को छोड़ दूं, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं कि मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं, और एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में मैं आपको अगर रास्ता दिखाना चाहूं, तो यह आवश्यक है कि सत्ता का बदलाव निरंतर होना चाहिए। अगर सत्ता का बदलाव नहीं हुआ तो मैंने कल साधारण भाषा में, अपनी गढ़वाली भाषा में साधारण रूप में एक बात कही थी कि बहुत दिनों तक अंदर पहने हुए ये कपड़े अगर बदले न जाए तो इसमें झूम पड़ जाते हैं। एक महान विचारक यूरोप के कोई थे, उन्होंने ये बात कही थी कि लोकतंत्र में अगर सत्ता बदलाव नहीं किया गया तो तानाशाही आ जाती है उनमें, और वो तानाशाही अंततः जनता का शोषण करती है। तो इसलिए आवश्यक है कि इनको बदला जाए। इस प्रदेश के हित में कोई मुझे अभी कह रहा था, मेरा पत्रकार साथी ये कह रहा था कि साहब बिहार का इलेक्शन देखिए, और बीजेपी के नेताओं में तो बहुत मनोबल उनका ऊंचा हो रखा है। मैंने कहा आप उत्तराखंड को बिहार मत समझिए,
ये उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ का लिटरेसी रेट भारत में सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे हैं। इसलिए बिहार को हमारी तुलना बिहार से मत कीजिए। हम अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह का राज्य है, और ये राज्य इनकी चोरी को भी पकड़कर नेस्तानाबूद करके इस प्रदेश में सरकार को बदल के रहेगा। पर बहरहाल ये राजनीतिक बात है, इससे आप लोग अलग रहिए। मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपनी मांग पर अड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। और मुख्यमंत्री जी से पुनः एक बार हाथ जोड़ के, भाई मीडिया के साथियों, मेरी फोटो खींच के मुख्यमंत्री को भेज दीजिए और स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी को भेज दीजिए पुनः एक बार, और ये कहिए कि गणेश गोदियाल इस प्रतीक्षा के बाद वहां पहुंचा कि पहले हमने ये इंतजार किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी इनकी पीड़ा को समझकर अपने आप ही कोई आदेश कर दें। भगवान राम ने सुग्रीव को कहा, मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार हनुमा पर बाण चढ़ाता था, पर तुम दोनों एक रूप हो इसलिए धोखा खाता था। मैं देख रहा था कि हम ही हैं, धामी भी हम ही है और हमारे भाई भी हम ही है, कोई हल निकल जाए तो अच्छी बात है। ये गणेश गोदियाल मुख्यमंत्री जी तब यहाँ पर आया जब मुझे लगा कि हल निकलने के रास्ते पर नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं आपसे रास्ता, मैंने जो कहा, ये हो सकता है कि आपके पास कुछ अड़चने हो, लेकिन इसमें कोई अड़चन नहीं है कि जब तक कि हल परमानेंट रूप से नहीं निकलता, आप ऐलान करिए कि आज से ही इनके परमानेंट के तमाम जो सुविधाएं होती है, वेतन होता है, उसी रूप में दिया जाएगा और समय के साथ साथ वो हल निकल आ जाएगा।